Good morning. Today we will discuss the next part of the topic which we have discussed yesterday. आज हम पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने चर्चा करी थी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, और उसके अंतर्गत हमने चर्चा करी थी चार मुख्य विशेषताओं की, 4 major characteristics. Number 1, large size of population, high growth rate of population, high density and sex ratio. ये चार मुख्य विशेषताओं की बात हमने कल की थी। आशा है आप लोगों ने इसको ठीक से समझ लिया होगा। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अगली विशेषताओं की, जिसमें पांचवी है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से तात्पर्य एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीवित रहता है, हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन लिव, यानी उसकी एक औसत आय से यहाँ तात्पर्य है। एंड दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, यानी ये भी एक विकास का सूचक है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। तो हमारे यहाँ, जैसा कि इसको पढ़ने से ज्ञात हो रहा है कि 2011 में हमारे यहाँ एक औसतन व्यक्ति की उम्र 67.13 वर्ष दर्ज की गई, जो कि पिछले जनगणना यानी 2001 की जनगणना से 5 वर्ष के आसपास अधिक है। यानी 2001 में एक व्यक्ति औसतन 62.91 वर्ष जीवित रहता था, वहीं ये बढ़कर के 2011 में 67.13 हो गई। मित्रों, यहाँ पे भी हम महिला और पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे कि औसतन 2011 की जनगणना के मुताबिक एक स्त्री अधिक उम्र तक जीवित रहती है बजाय पुरुष के, यानी स्त्रियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या औसत उम्र 68.22 वर्ष है, वहीं पुरुषों में ये 66.12 वर्ष है। और ये एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। 1951 की बात करें तो उस वक्त भी हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 वर्ष के आसपास थी, और जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, और ये अच्छे चिकित्सा आधारभूत सुविधाओं में सुधार का एक संकेत है। वहीं हम एक और पक्ष की बात करें कि डेवलप्ड नेशंस यानी विकसित देशों में औसत उम्र लगभग 80 के आसपास है। जैसे कि जापान में 80 वर्ष है, वहीं नॉर्वे में 78 वर्ष है, और दूसरे देशों में भी ये लगभग 75 से 80 के बीच में है। तो यह दर्शाता है कि हमारे यहाँ अभी भी औसत उम्र है, दैट इज़ क्वाइट लो। सो इन ऑर्डर टू रेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वी हैव टू डेवलप मोर मेडिकल फैसिलिटीज इन द कंट्री। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगली विशेषता है प्रीडोमिनेंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यानी भारत में ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता है। एज यू नो दैट इंडिया इज नोन एज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, एंड ऑफ द टोटल 121 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, 83.3 करोड़ लिव इन रूरल एरियाज। यानी 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे यहाँ लगभग 83 करोड़ लोग, जो कि कुल जनसंख्या का 68.3
69.84 यानी 69% के आसपास आबादी है वो गाँव में निवास करती थी। वहीं शहरों में निवास करने वाली आबादी लगभग 38 करोड़ के आसपास यानी 37.7 करोड़, जो कि कुल आबादी का 31.16% था। वहीं तुलना करें 2001 से, यानी एक दशक पहले हमारे यहाँ, यानी 2011 से एक दशक पहले 2001 में हमारे यहाँ ये अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अलग था। क्योंकि अभी हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 2001 की तुलना में आबादी है वो कम हुई है। वहीं शहरों में ये आबादी बढ़ी है, यानी शहरों में यह 27.81% से बढ़ कर के और 2011 में 31.16% हो गई है। तो कहने का तात्पर्य कि धीरे धीरे विकास के साथ साथ जो ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है वो कम हो रहा है और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है। ये शो करता है कि भारत अब शहरीकरण की तरफ अग्रसर है, यानी शहरों में पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों से। और ये भी एक बहुत अलग टॉपिक है, विस्तृत टॉपिक है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोगों की माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है वो एक अलग विषय है। इसके बाद अगली विशेषता के रूप में हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, यानी जनांकिकीय लाभांश। जनांकिकीय लाभांश से तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ जनसंख्या में ऐसे आयु वर्ग के लोगों की अधिकता है जो देश की आर्थिक विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब हम विकसित देशों के साथ तुलना करेंगे तो हमें ये जानकारी होगी कि हमारे यहाँ अभी भी वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर है वो बहुत अच्छा है, जो एक शुभ संकेत है। उतना ही देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान बढ़ता है और जो सक्रिय आयु वर्ग है उस पर डिपेंड करने वाले लोगों की संख्या हमारे यहाँ कम है बनिस्पत विकसित देशों के। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है जनसंख्या को। नंबर 1 कैटेगरी है चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स, एंड थर्ड वन सीनियर मोर देन 60 एंड मोर ईयर्स, यानी 60 या उससे अधिक वर्ष के। तो यहाँ हम पिछले आंकड़ों को यदि ध्यान में रखें तो ये जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ 0 से 14 आयु वर्ग में जनसंख्या लगभग हमारे यहाँ 30% के आसपास है, जबकि विकसित देशों में यही जनसंख्या 20 से 25% के बीच में है। तो इससे जाहिर होता है कि आने वाले वर्षों में हमारे यहाँ जनांकिकीय लाभ लगातार देश को मिलते रहेंगे और देश में आर्थिक विकास में योगदान करने वाले सक्रिय वर्किंग एज ग्रुप के लोगों की संख्या अधिक होगी। यहाँ जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स वर 29.5%, विच डिक्रीज्ड फ्रॉम 35.6% इन 2001। 2001 में जहाँ 35 यानी लगभग 1/3 से भी अधिक जनसंख्या हमारे यहाँ 0 से 14 आयु वर्ग में थी, वही घट करके अब 30% के आसपास रह गई है। तो इस तरह से ये शो करता है कि हमारे यहाँ अभी भी आने वाले वर्षों में वर्किंग एज पॉपुलेशन विकसित देशों की तुलना में अधिक होगी, जो कि एक शुभ संकेत है। नीचे हमने एक टेबल दी है, उस टेबल में भी ये बताने का प्रयास हुआ है कि तीनों आयु वर्ग के लोगों की संख्या
में किस तरह से बदलाव हो रहा है। जहां 0 से 14 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 2011 में 29.5 थी, वही 15 से 59 आयु वर्ग में 62.5 और 60 और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या 8%। तो ये जाहिर करता है कि अभी भी हमारे यहाँ देश में जनसंख्या की दृष्टि से जो आयु वर्ग है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में, देश के आर्थिक विकास में योगदान रहता है, उसकी संख्या बनिस्पत विकसित देशों के अधिक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली विशेषता है लो लिटरेसी रेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था उस वक्त लगभग 12% लोग यहाँ पर लिटरेट थे। एट द टाइम व्हेन ब्रिटिश रूल एंडेड इन इंडिया इन द ईयर 1947 द लिटरेसी रेट वॉज जस्ट 12%। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन कालांतर में सरकार के प्रयासों के द्वारा, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का परिणाम ये रहा कि हमारे यहाँ 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 74% आबादी है वो साक्षर है। यानी 2001 में जहाँ ये 65% आबादी साक्षर थी, वही बढ़ कर के 74% पहुँच गई। ये एक बहुत अच्छी बात है। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें मेल और फीमेल वाइज, तो 82.14% फॉर मेल एंड 65.46% फॉर फीमेल। यानी स्त्रियों के लिए ये 66% के आसपास और पुरुषों के लिए 82% से अधिक लोग साक्षर रिकॉर्ड किए गए। इस तरह से कहने का तात्पर्य हिंदुस्तान में समय के साथ साथ सरकारों के निरंतर प्रयासों के चलते साक्षरता की दर में वृद्धि हुई है। और जहाँ तक हम विद इन इंडिया स्टेट्स की बात करें तो जैसा कि जाहिर सी बात है कि केरला हैज़ द हाईएस्ट टोटल लिटरेसी रेट। केरला एकमात्र स्टेट है जहाँ पर कुल साक्षरता दर भी अधिक है और फीमेल लिटरेसी रेट में भी वह टॉप पर है। यानी सबसे अधिक महिलाएं यदि कहीं साक्षर हैं तो वो केरला है। कुल साक्षरता दर भी केरला की सबसे अधिक है। वहीं मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो लक्षद्वीप का नंबर आता है। यानी लक्षद्वीप में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक पाई गई देश में। वहीं यदि टॉप बॉटम में हम जाते हैं या बात करें उसकी, तो बिहार हैज़ द लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट वाइल राजस्थान हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। यानी बिहार पुरुषों की साक्षरता दर में देश में सबसे कम है, वहीं राजस्थान महिलाओं की साक्षरता दर के मामले में देश में सबसे कम है। इस तरह से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि आज भी देश में लगभग 30 करोड़, यानी आज का मतलब 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग देश में 30 करोड़ से भी अधिक लोग निरक्षर थे। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अभी जो रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुई है उसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि अभी भी 2 करोड़ से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से दूर हैं, जिनको फॉर्मल तो औपचारिक शिक्षा नहीं मिल रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में नई शिक्षा नीति और सरकार के प्रयासों के चलते साक्षरता दर में वृद्धि होगी। इसके बाद अगला जो मुख्य विशेषता आती है वो है लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट। यानी इंडिया में जो पार्टिसिपेशन रेट है वर्क में, यानी कार्य में भागीदारी की जो दर है वो दर भी कम है। जैसे इसमें हमने कोशिश करी है कि जो वर्किंग एज ग्रुप है 16 से 64 वर्ष के बीच, वो देश में अभी भी 47 करोड़ के आसपास बना हुआ है। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO की 2011-12 की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में अभी भी जो सक्रिय रूप से देश के आर्थिक विकास में योगदान करने वाले एज ग्रुप की बात है वो
कम है, यानी वर्क पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लोगों की भागीदारी कम है। और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि भाई ये जहाँ एक तरफ 2001 में 39.2 थी, वहीं उससे पहले के वर्षों में यह अलग तरह से दर्ज की गई थी, जिसमें ये लिखा है कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन वाज 43% इन 61, यानी 1961 में 43% आबादी तो वर्किंग पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई। वहीं 1991 में घट करके 37.6 रह गई, और ये संख्या 1991 के बाद 2001 में थोड़ा सा इम्प्रूव होकर के 39.2 हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देश में अभी भी वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या कंपैरेटिवली दूसरे देशों के मुकाबले कम है, जो बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार नीतियों में परिवर्तन करे, सरकार उद्योग क्षेत्र का विस्तार करे, सेवा क्षेत्र का विस्तार करे, क्योंकि कृषि में अभी भी बड़े पैमाने पर जो अदृश्य बेरोजगारी है उसके चलते उनकी सक्रिय भागीदारी का देश की आर्थिक विकास को योगदान नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम बात करें, एक बड़ी और विशेषता है भारतीय जनसंख्या की, वो है ओवर पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की अधिकता। और ये जाहिर सी बात है कि यहाँ ऐसे बहुत से कारक हैं जिनकी वजह से लगता है कि स्टिल वी हैव ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इट्स फूड प्रोडक्शन टू 28 करोड़ टन, यानी 282 मिलियन टन तक उत्पादन बढ़ाने के बावजूद भी वी आर स्टिल फेसिंग problems like poverty, like hunger, like malnutrition, illiteracy, high birth rate, high death rate। ये अभी भी गंभीर समस्याएं गंभीर बनी हुई है। मैंने अभी चर्चा करी कि disguised unemployment in agriculture is also a very big problem in India, as it shows diminishing returns in agriculture when we talk per hectare production। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो आज भी कृषि में उत्पादन घटती ही दरों से प्राप्त हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। और इन सब के पीछे वजह है देश में जनसंख्या की अधिकता, और उस अधिकता के चलते स्टिल इंडिया हैज़ वेरी लो पर कैपिटा इनकम, हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, लो लेवल ऑफ malnutrition, widespread unemployment and underemployment, यानी इस तरह की समस्याएं हैं। उनके चलते लगता है कि हम अपनी देश की साधनों के हिसाब से जो अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए उस जनसंख्या की लिमिट को हम क्रॉस कर चुके हैं, यानी उससे अधिक हमारे यहाँ जनसंख्या है। तो यहाँ एक उदाहरण क्या, एक हमने थ्योरी को भी कोट करी है, प्रोफेसर T.R. माल्थस, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं। उन्होंने ये एक बार एक थ्योरी दी थी कि व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एक्सीड्स द मीन्स ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल, द कंट्री फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। यानी जब किसी देश की जनसंख्या उसके साधनों से अधिक हो जाती है, साधनों की तुलना में कहीं अधिक हो जाती है, तो उससे देश में ओवर पॉपुलेशन संबंधी अनेक समस्याएं आती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा, ये मुख्य विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं को लेकर के भारतीय जनसंख्या के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को नीति बनानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम जनसंख्या को काबू में रख सकें। नहीं तो विश्व जनसंख्या आयोग के अनुसार ये कहा जा रहा है, UN की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि लगभग 2025 तक आते आते भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक होगी, यानी हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर के सरकार को इस तरह की नीति बनाए। इस तरह से ये चैप्टर आज यही पूरा होता है। इसको हमने 2 भागों में बांटा था आपकी सुविधा के लिए। आशा है आप उसको ठीक से समझेंगे, और मैं इसके साथ साथ PDF फॉर्मेट में भी आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ। उसको आप ठीक से पढ़ें, उसको सेव कर लें,
और कोई सवाल हो तो आप पूछें। साथ ही जो असाइनमेंट मैंने दिए हुए हैं उनको भी आप पूरा करें। यहाँ नीचे हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए अलग से बनाया गया है। मेरा प्रयास है कि मैं दोनों माध्यमों में आपको उपलब्ध करवाऊँ। अगला टॉपिक इसके बाद हम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।